हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन चलता है। तो चलिए देखिए, आज हम कहाँ से जैन धर्म का क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ज्योग्राफी में यहाँ पर ये ताप विद्युत मतलब जो थर्मल पावर के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था आपका। जैसे आपका ये कहलगांव भी आया था इस बार, अभी देखिए। और ये वाला आपका ये राष्ट्रपति से है, और ये आपका साइंस से है, यूपी स्पेशल से है। तो सभी कुछ हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। कल डेट 26 तारीख को प्रयागराज में महाधरना प्रदर्शन है आरओ आरओ एग्ज़ाम के लेकर। उसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है। कहीं भी हो आप प्लीज़ उस पर सपोर्ट दीजिए। जो इलाहाबाद के हैं वो इलाहाबाद में जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ ये आखिरी लड़ाई है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम सब ये आपकी जो लड़ाई है नकल मतलब जो नकल माफिया के खिलाफ, ये हार जाएंगे। सरकार के खिलाफ नहीं हारेंगे, नकल माफिया के खिलाफ हार जाएंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सरकार के खिलाफ हार गए। सरकार के खिलाफ नहीं, नकल माफिया के खिलाफ हम सब लड़ाई हार जाएंगे। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इस लड़ाई में साथ दीजिए। जितने भी टीचर हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबका साथ दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन क्लास। यहाँ पे लिखा गया है जैन धर्म मोक्ष के लिए 3 साधन। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन क्या बताए गए हैं? वहाँ पर बताया गया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन कौन है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यही त्रिरत्न कहलाते हैं आपके जैन धर्म में। अब बौद्ध धर्म में, जैसे आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूज होते होंगे, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। धर्म नहीं, धम्म। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके किस में हैं? बौद्ध धर्म में आपके ये त्रिरत्न माने जाते हैं, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, ये आपके कहाँ के? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये पूछा जाता है अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित है? आपके आईएएस में क्वेश्चन आया था। देखिए आईएएस 2009 में क्वेश्चन आया है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित है। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद किससे संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। इससे जैन धर्म से संबंधित है। शून्यवाद या सर्व अस्तित्ववाद किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। तो कई बार बहुत बार पूछा गया है। शून्यवाद और सर्व अस्तित्ववाद बौद्ध धर्म से, अनेकांतवाद स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ देखिए लकुलिश, लकुलिश ये पाशुपति संबंधित है। नागार्जुन किससे? शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। गोसाल आजीवक से संबंधित है। आरओ आरओ 2017 में क्वेश्चन आया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लकुलीस है, ये लकुलीस पाशुपति से, नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन धर्म से, गोसाल आजीवक से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। समाधि मरण, ये समाधि मरण किस में है? जैन धर्म से रिलेटेड है। संलेखना इसको विद कहते हैं, ठीक है। संलेखना ये आपका दिगंबर कहते थे, और श्वेतांबर इसे क्या कहते थे? संथारा इसको कहते थे। संलेखना को श्वेतांबर संथारा कहते थे और दिगंबर संलेखना कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अणुव्रत का सिद्धांत क्या लिखा गया है? अणुव्रत का सिद्धांत ये मतलब किससे रिलेटेड है? तो अणुव्रत का सिद्धांत आपका किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये आपके पंच महाव्रत हैं। अब देखिए ये जो आपके ये अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह है, इनको मतलब इनको आपको कर पाना मतलब ये जीवन में, मतलब मनुष्य के जीवन में बहुत असंभव था। इनका संसार में रहते हुए पालन करना संभव नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सरल बनाया गया। उसको कहा क्या क्या गया? इसीलिए पंच अरुव्रत आया। ये आईएएस 1995 में आया है। पंच अरुव्रत आया। पंच महाव्रत कर पाना बहुत कठिन था, उसको संभव करने के लिए पंच अणुव्रत आया। ये कहाँ है? अहिंसा अणुव्रत,
सत्य वरुणव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचार्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। ये थोड़ा सा सिंपल होता था इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है, पंच अणुव्रत, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, ये पूछा जाता है। तो कौन थे महावीर के प्रथम शिष्य? जमाली थे। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। उनकी मतलब ये वो दामाद थे, तो उनकी पुत्री भी रहे होंगी। तो पुत्री कौन है? प्रियदर्शना इनकी पुत्री है, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किसका? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन तो आया ही है। जैन विनाश विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। तो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यापनीय संप्रदाय, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से यापनीय। ये भी कई बार पूछा गया है कि यापनीय समुदाय संप्रदाय किससे संबंधित है? तो किससे? जैन धर्म से। स्थानक वासी संप्रदाय किससे संबंधित है? ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो स्थानक वासी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय जैन धर्म से संबंधित है। और विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा जैन धर्म में। ये तीनों क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है। एक तो लिख दिया हूँ, सब नहीं लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी में लिखे गए थे। ये भी क्वेश्चन आया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस में लिखे गए हैं? अर्ध मगधी में लिखे गए हैं। पार्श्वनाथ से संबंध स्थल सम्मेद शिखर, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ से संबंध स्थल कौन है? सम्मेद शिखर है। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण हुआ, ठीक है, यहीं पर आपका पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण हुआ, सम्मेद शिखर में। अब देखिए भद्रबाहु स्थूल बाहु, भद्रबाहु याद रखिएगा, ये यहाँ पर दिगंबर लिखना चाहिए था, ठीक है। ये भद्रबाहु किससे संबंधित है? दिगंबर से, ठीक है, ये दिगंबर से हैं, ये दिगंबर से। और स्थूल बाहु श्वेतांबर से हैं, ठीक है। सा से श्वेतांबर, सा से स्थूल, दिगंबर और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु दिगंबर से रिलेटेड है और स्थूल बाहु श्वेतांबर से रिलेटेड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग हैं, याद रखिएगा। श्वेतांबर धर्म सूत्र में कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। क्या? भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई थी। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। महावीर की माता त्रिशला या वेद दत्ता, ठीक है। तो बदेह दत्ता महावीर की माता त्रिशला और बदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखिए। और वहाँ महात्मा बुद्ध में हमने क्या पढ़ाया था? महात्मा बुद्ध की माता कोलिये वंश की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आया है। महावीर की माता त्रिशाला या बदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। और ये महात्मा बुद्ध की कोलिये वंशी। तो जब क्वेश्चन जानते कैसे पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध के दे दिया जाता है, वहाँ पर ये दे दिया जाता है कि यह लिच्छवी, मतलब महात्मा बुद्ध की माता लिच्छवी कुल की थी। तो ये गलत हो जाएगा, महात्मा बुद्ध की कोलिये थी और महावीर की लिच्छवी वंश की थी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। कौन आपके, ये आपके कहाँ की थी? लिच्छवी कुल की, और ये कोलिये कुल की थी, कोलिये वंश या कुल। अब देखिए आगे देखते हैं। बराबर की गुफा किससे? आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है बराबर की गुफा, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध और जैन दोनों तीर्थ स्थल कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों तीर्थ स्थल हैं। सरवण बेलगोड़ा में गोमेतेश्वर प्रतिमा की विशाल प्रतिमा चामुंडराय ने, ठीक है,
क्या सरवड़ बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा ने स्थापित करवाई। याद रखिएगा, इसने मतलब विशाल प्रतिमा, यहाँ लिख दीजिए स्थापित किसने करवाई। ठीक है, तो स्थापित, तो ये किसने करवाई, चामुंडराय ने स्थापित करवाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। अब यहाँ पर देखते हैं महामस्त अभिषेक, ये भी क्वेश्चन आया है। महामस्त अभिषेक किससे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जैन धर्म से ये बाहुबली उत्सव जो सरवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये क्यों आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान जो संत या जैन धर्म के हैं गोमेतेश्वर बाहुबली, याद रखिएगा यहाँ लिख देता हूँ, गोमेतेश्वर बाहुबली, गोमेतेश्वर बाहुबली, इनकी याद में हर 12 साल में यहाँ पर क्या होता है, ये ये सरवण बेलगोला में ये क्या किया जाता है, मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इनकी प्रतिमा भी यहाँ पर है, कितनी फीट की है, तो कितनी फीट की है, 57 फीट की प्रतिमा है। कितनी फीट की, 57 फीट की प्रतिमा यहाँ पर इनकी है। किसकी, गोमतेश्वर, इनको बाहुबली के नाम से मतलब भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ और देखिए, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, यह किसका वाक्य, मतलब वो कौन मानता था, तो ये कौन मानता था, आजीवक वाले मांगते थे। और मक्खल गोसाल, याद रखिएगा आजीवक से कौन से रिलेटेड है, मक्खल गोसाल, यही आजीवक संप्रदाय लाए थे। ठीक है, तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, यह आजीवक संप्रदाय से है। ये मतलब ये लक में विश्वास करते थे, और ये मक्खल गोसाल से संबंधित है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलते हैं अब आप आपके यहाँ पर। ठीक है, सिंगरौली यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। सिंगरौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों पर मतलब बॉर्डर पे है। तो कभी भी ये सर्च करेंगे अगर नेट पे तो आपको कभी उत्तर प्रदेश देगा, कभी मध्य प्रदेश देगा। तो ये सिंगरौली एनटीपीसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, मतलब ये सोनभद्र के में। ठीक है, ठीक है, सोनभद्र में डिस्ट्रिक्ट में। तांबा खेतरी, गैस प्लांट औरैया, एल्युमिनियम कोयला कोरबा से निकाला जाता है, पेट्रोलियम कोची से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, ये ताप विद्युत है। सब कुछ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से ही इस बार पेपर आपका पूछा गया था। यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए हम करते हैं। अब देखिए झज्जर ताप विद्युत कहाँ है आपका, ये आपका ये हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में है, याद रखिएगा। झज्जर कहाँ पर है आपका, हरियाणा में है। एक मिनट, ये हरियाणा में है। बदरपुर, ये देखिए दिल्ली में है। ये इसके बाद ये देखिए बनाकबरी, बनाकबरी पूछा था ताप विद्युत कहाँ पर है, तो बनाकबरी ताप विद्युत गुजरात में है। आईएएस 2005 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उकई कहाँ है, उकाई, उकाई, उकाई कहाँ पर है आपका, ये भी गुजरात में है। उकाई उड़ान गैस आधारित परियोजना आधारित ताप विद्युत कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, डोभाल कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। डोभाल कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। पारस कहाँ पर है, ये भी ताप विद्युत कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। सोलापुर कहाँ पर है, तो सोलापुर भी महाराष्ट्र में है। रामागुंडम बहुत इंपॉर्टेंट है। रामागुंडम कहाँ पर है, रामागुंडम आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तो रामागुंडा कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और फिर रायचूर कहाँ पर है, तो रायचूर आपका कर्नाटका में है। कुडगी पूछा गया था। ठीक है, इस बार कुडगी पूछा गया था, तो कुडगी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कुडगी कर्नाटक में है। और कोठा गुदम भी याद रखिएगा, कोठा गुदम कहाँ पर है, ये भी आपका ये तेलंगाना में है। तो कोठा गुदम ये ताप विद्युत कहाँ है आपका, तेलंगाना में है। सिमहाद्री ये भी पूछा जाता है, सिमहाद्री कहाँ पर है, ये आपका ये आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा, कृष्णापट्टनम, एन्नौर, ये सब आपके यहीं पे हैं, आंध्र प्रदेश। अब देखिए नवेली बहुत पूछा जाता है, ये नवेली के बारे में ये पूछा जाता है। तृतीय कोयला का उपयोग कौन सा ताप विद्युत करता है। तृतीय कोयला मतलब लिग्नाइट, ये तृतीय टर्सरी कोयले में आता है लिग्नाइट। ये कौन उपयोग करता है, ये आपका नवेली। ये नवेली कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नवेली तमिलनाडु में है। अब देखिए यहाँ पर
इडुक्की ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? केरला में है। इडुक्की किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर? पेरियार। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तूतीकोरिन आपका यहीं पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, सबरीगिरी, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? केरला में है। याद रखिएगा, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरला में है। ये दोनों क्वेश्चन जितने हमने लिखा है, इसमें जितना देख लीजिए, इसमें जितना हमने अपने हैंड रिटन से लिखा है सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वही हमने लिखा है, और सब कुछ याद करना आपको ज़रूरी है, लेकिन जितना हमने लिखा है वो आया है। आप सिंगरौली और सिंगरेली में मत कंफ्यूज हो गए। एक सिंगरौली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, और एक सिंगरेली आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेट्टूर पूछा गया था। मेट्टूर कहाँ है? तमिलनाडु में। बेल्लूर कहाँ पर है? ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद कहलगांव, यही पूछा गया था ना RO 2023 में। कहलगांव कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार में है। यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताई जाएगी जो चीज़ आपको आएगी, ये नहीं कि सब कुछ बता दिया जा रहा है। अब देखिए यही सब पतरातू, ये सब कौन बताता है? पतरातू कहाँ पर है? तो पतरातू झारखंड में है। पतरातू ताप विद्युत कहाँ है? झारखंड में। ये पतरातू कोई नहीं बताएगा। सरगुजा कहाँ पर है? सरगुजा आपका, तिलैया आपका, ये सब कहाँ पर आपका है? ये झारखंड में है। यहीं पर लाएंगे, नहीं नहीं लाए। अब देखिए यहाँ पर ये कोरबा और भिलाई, कोरबा और भिलाई छत्तीसगढ़। कोरबा इस बार पूछा गया था। कोरबा और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बोगाई गांव कहाँ है? असम में है। याद रखिएगा, बोगाई गांव असम में। ओबरा रूस के सहयोग से बनाया गया है। ओबरा क्या है? रूस के सहयोग से बनाया गया है। ये सोनभद्र में है। ठीक है, तो ओबरा रूस के सहयोग से बनाया गया है। उतरन, उतरन कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो उतरन गुजरात में है। इतना तो आप जितना हमने बताया है इतना तो जरूर याद रखिए। दारलीपाली, दारलीपाली आपका उड़ीसा में है। तो दारलीपाली कहाँ पर? उड़ीसा में है। सीपत छत्तीसगढ़ में है। सीपत कहाँ पर है? ये ताप विद्युत सब है, तो सीपत कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और नबीनगर, नबीनगर बिहार में है। कहलगांव बिहार में है। कांटी आपका बिहार में है। बकवारा कहाँ पर है? बिहार में है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। दादरी यूपी में है। ठीक है, रामागुंडम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पर यूरेनियम, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो दोमाई साइट क्या है? सॉरी, दोमाई साइट, दोमाई साइट कहाँ है? मेघालय में है। दे याद रखिएगा, दोमाई साइट यूरेनियम केंद्र है, मेघालय में है। अब ये कौन पढ़ाएगा आपका दोमाई साइट? ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन दोमाई साइट, देखिए वहाँ पर सिंपल क्वेश्चन सब कर लेंगे, लेकिन अगर जैसे आप कोरबा पूछेंगे तो कोरबा सब कर लेंगे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर दोमाई साइट पूछा जाएगा, दोमाई साइट ये कहाँ पर है यूरेनियम केंद्र, तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे आधे लोग। और जो आप कर लेंगे उसी से आपका रैंक अच्छी हो जाएगी। मतलब जो सब नहीं कर पाएंगे और आप कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा ना। अब यहाँ पर देखिए लंबापुर, लंबापुर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, अब लेकिन तेलंगाना में है। तो लंबापुर अब कहाँ पर है? तेलंगाना में है। याद रखिएगा, रोहेल कहाँ पर है? राजस्थान में। ये सब यूरेनियम का केंद्र हैं, तो यूरेनियम जहाँ पर पाया जाता है। तो रोहेल राजस्थान में, लंबापुर तेलंगाना में, दोमाई साइट मेघालय में। गोगी कहाँ पर है? कर्नाटक में। गोगी कर्नाटक का यूरेनियम केंद्र है। जादूगौड़ा कहाँ है? झारखंड में। जादूगौड़ा कहाँ पर है? झारखंड में। तुरामडीह कहाँ है? आपका झारखंड में। तुरामडीह झारखंड में। तो यूरेनियम एक जादू वाला मेटल है ना, कई एक बार बिजली, मतलब थोड़ा सा यूरेनियम ले लीजिए, कई सालों तक बिजली रहेगी। ठीक है, तो ये जादूगौड़ा यूरेनियम पूछा जाता है। यूरेनियम किसके, यूरेनियम जादूगौड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तुरामडीह झारखंड के लिए। प्लीज़ जो लोग अभी देखिए, अभी तक जब से हमने वीडियो बना रहे हैं हम इसका, ये सीरीज का, आपने 100 लाइक तक नहीं पहुंचाया है। वीडियो तो कम से कम 1000 लोग तक लगभग देख ही ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1000 मतलब 100 लाइक भी नहीं आपने पहुंचाया है। प्लीज़ ये
मत करिएगा, पहुंचा दीजिए, मतलब 100 लाइक तो पहुंचा ही दीजिए। यूरेनियम, ये यूरेनियम जादू कौड़क लिए यूपी पीसीएस 2008 में। इसका यही फ़ायदा होता है, जब पेपर होने वाला रहता है तो आप टेंशन में होते हैं, तो यही रिवीजन कर लीजिए और जाइए पेपर दे के आइए, एकदम अच्छा पेपर होगा। लोहार दगा, ये बॉक्साइट का है, तो लोहार दगा बॉक्साइट, देखिए ये कौन बताएगा। लोहार दगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। लोहार दगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। क्योंझर मैगजीन्स के लिए प्रसिद्ध है। क्योंझर कहाँ पर है? उड़ीसा में है क्योंझर। तो क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोयला गिरिडीह झारखंड, ठीक है, तो कोयला आपका गिरिडीह झारखंड। तांबा आपका अलवर राजस्थान में पाया जाता है, तो तांबा अलवर राजस्थान में। भूरा कोयला लिग्नाइट जिसको कहते हैं, जैन कोंडम में पाया जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट ये तमिलनाडु में है, तो ठीक है, तो भूरा कोयला लिग्नाइट जैन कोंडम। मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक में पाया जाता है, मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक में। गुरु महिसानी ये लौह अयस्क, ठीक है, तो गुरु महिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो गुरु महिसानी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु महिसानी, जितना क्वेश्चन है सब आया हुआ है, हम कहीं से और नहीं, ये सब घटना चक्र का ही है, ठीक है, ये नहीं करिएगा कि ये नहीं आया है, सब कुछ आया है, हम खाली हर जगह थोड़ा लिख देते हैं, हर जगह नहीं लिखते हैं ये कहाँ आया है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 52 में है भारत का एक नागरिक होना चाहिए। आर्टिकल 50 वो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, तो संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पर निहित होती है? राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? तो आर्टिकल 54 निर्वाचन से संबंधित है, तो आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। ये बहुत बार पूछा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अब देखिए 1992 में 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी भाग पहले नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर बाद में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित, आप सोचेंगे पूछेंगे कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और राज्य विधान सभा के निर्वाचित, मतलब आपका संसद और विधायक लेकिन जो आपके निर्वाचित हुए हैं, जो आप सब जिनको चुनते हैं वो भाग लेंगे, सब नहीं लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और 17वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी के विधायकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य भी, चाहे आपका लोकसभा में के मनोनीत सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के या विधान परिषद के, राज्य विधानसभा कहीं के भी, वो क्या आपके यहाँ पर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं, मनोनीत सदस्य कहीं भी भाग। अब वही राष्ट्रपति, मानिए राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है वहाँ पर, तो ऐसा थोड़ी होगा जिसको आप मनोनीत किए वही आपके चुनाव में, वो तो आप ही को वोट देगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसी करने नहीं होता, ठीक है। तो मनोनीत जो सदस्य होता है वो भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी जांच उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति से संबंधित सभी जांच, जैसे कोई विवाद हुआ तो कौन उस पर देखेगा? तो ये उच्चतम न्यायालय देखेगा। आर्टिकल 58 निर्वाचन के लिए अहर्ता है, तो आर्टिकल 58 क्या है? निर्वाचन के लिए अहर्ता है। एज कितनी है? एज 35 है। क्या है? एज 35 होना चाहिए। जैसे आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल होना चाहिए, तब आप जाके चुनाव लड़िए। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है? लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, मतलब
50 प्रस्तावक अनुमोदक मतलब ये संसद या ये विधायक ये सब होने चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, नहीं तो आप वहाँ पर मतलब नामांकन ही नहीं कर पाएंगे। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। 1/6 अगर नहीं प्राप्त कर पाता कोई, जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कोई खड़ा है और 1/6 मतलब सीट भी नहीं प्राप्त कर पाते, तो कितना मतलब आपको जमानत जब्त हो जाएगी फिर, ठीक है। तो 1/6 आपका मतलब पाना ही चाहिए। जितने वोट है, मान लीजिए 100 वोट है, उसमें से 1/6 करेंगे, कितना 100 का 1/6 होगा, तो लगभग 16 या 17 तक आएगा ना। तो उतना ही आपका पाना ही चाहिए, नहीं तो जमानत 15,000 रुपया जो है ये भी गया, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए क्या 15,000 रुपया। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 56 पदा अवधि की बात करता है कि कितने समय तक रह सकते हैं। तो आर्टिकल 56 का रहा है, 56 का रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि कोई भी आपका जो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, कोई भी होता 5 साल होता है या 6 साल होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा 5 साल की चलती है, राष्ट्र और राज्यसभा 6 साल की होती है, मतलब 6 साल की होती है। मतलब राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन 6 साल तक उसका टर्म होता है। तो ये ऐसे याद करिएगा कि जब पदावधि आए तो 5 और 6 जिसमें रहे, क्योंकि राष्ट्रपति जो लोकसभा 5 साल का होता है उसका भी हेड होगा राष्ट्रपति, और जो राज्यसभा है वो भी। तो मतलब हेड तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, लेकिन हमने याद करवाने के लिए कि 5 और 6 जब मिलेंगे, लोकसभा मिलेगा, राज्यसभा मिलेगा और राष्ट्रपति मिलेंगे, तभी तो संसद का निर्माण होगा। तो 5 6 जब कहे तो पदावधि अब याद रहेगा आपको, ठीक है, भूलिएगा नहीं 5 6, क्योंकि अक्सर 5 6 ही अब मतलब टर्म होता है। 57 क्या कहा है, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो राष्ट्रपति 57 में पुनः निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। तो राष्ट्रपति का शपथ किस में है, आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 61 किस में है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किससे है, तो ये 61 से है। अब 77 किससे है, आर्टिकल 77, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका का कृत राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। वही जो हम आगे पढ़ाए थे कि समस्त कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, ये राष्ट्रपति होगा। लेकिन सबका कार्यपाल मतलब जो कोई भी मोदी जी करेंगे तो सब कुछ किस पे किया जाएगा, ये राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को जो जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी कुछ भी करते रहे, उसको जानकारी प्रॉपर देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को। किस रूल से, आर्टिकल 78 रूल से, ठीक है, आर्टिकल 78 से। आर्टिकल 108 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, आर्टिकल 108 में, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। 123 क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है, मतलब ले सकता है। गणतंत्र दिवस, राष्ट्रपति गणतंत्र का वो दिवस का है, गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। आर ओ 2013 में आया। यहाँ ये देखिए, क्षमा करने की शक्ति आर्टिकल 72 में है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। ब्रेड डबल रोटी, जो ब्रेड होता है या डबल रोटी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या प्रयुक्त होने वाला रासायन कौन सा है, पोटेशियम ब्रोमेट है, ठीक है, याद रखिएगा पोटेशियम ब्रोमेट है। चूहे को मारने का जहर कौन सा है, पोटेशियम साइनाइड है, जो वो साइनाइड से बनता है। तो ये पूछा जाता है चूहे मारने का जहर किससे बनता है, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। वाशिंग सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा है, क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। शांति कारक या सीडेटेटिव यूज एज ए सीडेटिव, मतलब मिर्गी में प्रयोग क्या होता है,
पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब शांति कारक औषधि है, जिसको मिर्गी लग जाती है, बहुत मतलब उछलता कूदता है ना, ठीक है, वो मतलब कैसे कैसे अपना वो बनाता है, तो उसको क्या क्या ये पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब बाइल जूस प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो लीवर में प्रोड्यूस होता है। तो बाइल जूस प्रोड्यूस लीवर में प्रोड्यूस होता है, पित्त रस जिसको बोलते हैं, तो लीवर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, कोई चीज़ जैसे आपका कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर गाल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। तो आप अगर कोई पूछे कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है, और स्टोर कहाँ से होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, आप बताएंगे, ठीक है। शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है, दंत वलक। इनेमल सबसे दृढ़ भाग होता है शरीर का, याद रखिएगा, इनेमल ही सबसे दृढ़ भाग होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। मानव जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा, मानव जीवन में 20 दांत कितनी बार, 2 बार विकसित होते हैं। 10 दिनों तक उपवास, याद रखिए, 10 दिनों तक उपवास करने पर लीवर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो अगर 10 दिन तक आप उपवास करते हैं तो लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है स्टोमेचा में। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है, स्टोमेचा में प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन का परिवर्तित होने पर लीवर में भंडारित होता है। जैसे जैसे ग्लूकोज होता है वो फिर किससे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, तो वह कहाँ पर लेकिन वो स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है, मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। लिपिड का पाचन बाइल एसिड और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। पूछे कि लिपिड्स का पाचन, पूछा भी गया है, लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है, बाइल एसिड और लाइपेज की उपस्थिति में आपका इसका होता है लिपिड्स का पाचन। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। जो रेड ब्लड से आरबीसी होता है वो शरीर में खून के थ्रू ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है इधर से उधर, ठीक है। श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, यह सैनिक सेल की भांति कार्य करता है। किसकी भांति, सैनिक सेल की भांति कार्य करता है, मतलब संक्रमण से संघर्ष करता है, जो बीमारियां शरीर में आती हैं उनसे लड़ने का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। प्लाज्मा विलेत पदार्थों का वाहक होता है, मतलब कैरियर ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस, मतलब जो शरीर के अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं उनको इधर से उधर ले जाने का कार्य प्लाज्मा करता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वही जो सेल आप यूज करते हैं बैटरी वोटरियों में, ठीक है। तो वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या होता है, जो सितार मतलब सितार कौन, जैसे माता सरस्वती जी लील रहती है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सितार ध्वनि निकलता है ना, लास्ट में क्या निकलता है ये देखा जाता है। जैसे विद्युत से मतलब क्या विद्युत ऊर्जा निकलती है, सितार से ध्वनि, तो आप लास्ट में ध्वनि तो देखते हैं। ट्यूबलाइट में और बल्ब में ये दोनों एक ही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये देखिए बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि बल्ब के सामने अगर आप करेंगे हाथ तो थोड़ा सा ऊष्मा प्रदान करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यूपी स्पेशल, आज आपका बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये देखिए बांध से है, ये है सभी बांध, ठीक है। ये देखिए एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, हो सकता है दिखाई ना दे ये, वैसे भी हम बताएंगे आपका जिरगो मेजा अदवा परीक्षा जामनी, ये कहाँ कहाँ पे सब बांध है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो ये सब और कहाँ पे अवस्थित हैं और कहाँ पे किस जिले में अवस्थित हैं, ठीक है। तो ये अभी हम सब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, काठी बांध कहाँ पर है, काठी बांध आपका बिजनौर में रामगंगा नदी पर है, ठीक है। बिजनौर में रामगंगा नदी पर काठी बांध है। पथरई बांध और पथरई बांध है, पथरई और यह सुखनाई नदी पर, ठीक है। तो ये पथरई बांध कहाँ है, पथरई और सुखनाई नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है, झांसी में स्थित है, याद रखिएगा झांसी में पथरई बांध है।
परीक्षाबाद कहाँ है? बेतवा नदी पर। तो परीक्षाबाद कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। सुकुमा डुकुमा कहाँ है? बेतवा नदी पर। सुकुमा डुकुमा आपका बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। तो माता टीला बांध ये जो कि झांसी में है, कहाँ पर है? झांसी में है माता टीला बांध। जिसे ऐसे याद कर लीजिए, मतलब रानी जस लक्ष्मीबाई अगर आप जिंदा होती तो आप उनको क्या कहते हैं? माता ही कहते हैं। तो झांसी इसी से याद कर लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई झांसी प्रसिद्ध इसलिए ना। तो ये कहाँ? माता टीला बांध झांसी। जामनी जामनी नदी पर है। तो जामनी ये ललितपुर में है। तो जामनी बांध कहाँ पर है? ललितपुर में। अर्जुन बांध महोबा में है। ठीक है, अर्जुन बांध महोबा में है। गढ़वा गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर चित्रकूट में है। जिरगो बांध जिरगो नदी पर मिर्जापुर में है। अहरौरा गहराई नदी पर स्थित है। ओबरा रिहंद नदी पर सोनभद्र में है, ये कई बार पूछा गया है। रोहड़ी ये भी पूछा गया, रोहड़ी रोहड़ी नदी पर है। सहजाद सहजाद नदी पर है। ठीक है, सहजाद बांध कहाँ पर है? ललितपुर में है, ये इधर से आया है। ठीक है, तो रोहड़ी ललितपुर में है और सहजाद बांध ललितपुर में है। ठीक है, दोनों आपका उसी नदी के नाम से ही है। ठीक है, अब देखिए, कनहर कनहर नदी पर है सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर, कई बार पूछा गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर स्थित है। मुस्काद हंद कर्मनासा नदी पर। मेजा कहाँ पर है? मिर्जापुर में है, याद रखिएगा, मेजा मिर्जापुर में है। बेलन नदी पर है। चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा नदी पर है। चंद्रप्रभा 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 नदी पर है। इतना आपको याद ही करना है, क्योंकि ठीक है। अब देखिए यहीं पर, यहाँ पर पथरई पथरई और सुखनाई नदी पर। कनहर कनहर नदी पर है। अर्जुन अर्जुन नदी पर है। चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा चंदौली जिले में है। सुकमा डुकमा झांसी में है, बेतवा नदी पर। ठीक है, और मौदहा बिरम हमीरपुर में है। और सजनाम सजनाम ललितपुर में है। गोविंद सागर ललितपुर में है। ठीक है, गोविंद सागर ललितपुर में है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर ये अलग है। गोविंद सागर एक ललितपुर में है, एक गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पर, ये अलग है, और एक ललितपुर में अलग है। ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिए, जितना मैं बताया हूँ यहाँ पर, इतना अगर याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा आपका पूछेगा नहीं। ठीक है, इतना ही याद रखिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। एनटीपीसी सिंगरौली स्थित इकाई, मतलब सिंगरौली निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तरी भाग में स्थित है। अभी हम कहाँ कहें, अगर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दिया रहे तब मानेंगे। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो क्या यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है? तो हाँ, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। 1977 में स्थापित हुई थी। तो इसमें आपका बी वाला सही होगा। केवल 2021 में क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री में। तो देखिए हर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम बता रहे देते हैं। ठीक है, उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? उड़ान एक गैस आधारित परियोजना। तो ये कहाँ की है? तो ये आपका याद रखिएगा महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की है, हम बताए हैं महाराष्ट्र। अगर जिनको लगेगा थोड़ा सा वो है तो मतलब डबल बार देख लेंगे, एक बार 2 की स्पीड में देखेंगे तो 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, हम कहे थे ये वाला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामागुंडम कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में जब आया था 2004 में, लेकिन अब ये कहाँ? तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये तेलंगाना लिख दीजिए। ठीक है, तेलंगाना रामागुंडम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत की स्थापना की गई थी? तो ये रूस की सहायता से स्थापना की गई थी। किससे? रूस की सहायता से स्थापना की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? हम किससे बताएं? आर्टिकल 123 से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग? तो आर्टिकल 61 पर से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति मतलब चाहे कितनी बार भी हो, ठीक है, वो कितनी बार भी आपका राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कितनी भी बार।
भारत के संविधान में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अभी हम कितनी बार बताए थे, इसको याद कर लीजिएगा। आर ओ यार 2021 में आया है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति कहाँ किसके अंदर निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ये वाला आपका, ये वाला सही हो जाएगा। अणुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत का सिद्धांत हमने किसको बताया? जैन धर्म। देखिए आईएएस का क्वेश्चन कितना आराम से आप कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए ताकि आप कर दीजिए क्वेश्चन। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद किसका? जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका? ये भी देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, कितना आराम से कर दिए आप। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में? तो देखिए अर्धमगध। देखिए जहाँ जो जो हमने लिखा था सब कुछ क्वेश्चन में वैसे आए हैं। तो ये अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं प्रारंभिक जैन साहित्य। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे। ये आपका लक में विश्वास करता था। तो ठीक है, लक में आपका ये ज़्यादा विश्वास करते थे कि जो लक है, लक होगा तो आप आईएएस बन जाएंगे, लक होगा तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये आजीवक संप्रदाय कहते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा हम ये वाला वीडियो बनाने में हमको ज़्यादा थोड़ा मेहनत लगता, और वीडियो होता तो हम 2-3 वीडियो डेली डालते। लेकिन इस वीडियो को आप सबने प्यार भी किया है काफ़ी कि ये सीरीज आप लाइए, तो हम लाते ही रहेंगे। प्लीज़ आप कमेंट भी कर दिया करिए कैसे पढ़ाएं कैसे नहीं पढ़ाएं, तो हमें भी लगेगा हाँ किस प्रकार से आपको पढ़ाना चाहिए और क्या गलतियां हुई ये भी बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।